हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो पहला आपका अध्याय 10 उसका नाम क्या है? पंचायतों पर नियंत्रण। तो मोटा मोटी सबको पता है। देखिए 3 लेयर हैं, ग्राम, जनपद और जिला। तो ग्राम पंचायत के मामले में नियंत्रण करने का जो अधिकार होगा वो सारे एसडीएम के लेवल से टॉप लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होंगे सबको होगा। तो सबसे पहले कौन करेगा? एसडीएम। एसडीएम के ऊपर कौन होगा? कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर संचालक पंचायत, उसके ऊपर क्या होगा? संभागायुक्त। ये सारे के सारे लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अपन सारे लेयर्स की बात कर रहे हैं। जनपद पंचायत में कौन करेगा? तो एसडीएम नहीं कर सकता, वहां से कौन आएगा? कलेक्टर। हालांकि नियमता जनपद पंचायत में भी एसडीएम का इंटरफेरेंस डायरेक्ट होता है, क्योंकि जनपद पंचायत का और एसडीएम का ऑफिस लगभग अगल बगल ही होता है। और एसडीएम एज अ हायरार्की ऑफ पोस्ट सीओ जनपद पंचायत से बड़ा होता है, इसलिए एसडीएम का हमेशा जनपद पंचायत पे इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। उसके ऊपर कौन होता है? आपका कमिश्नर, जिसको अपन राजस्व डिपार्टमेंट में बोलते हैं। और अगला क्या आ गया? आपका संचालक पंचायत। मतलब अपन यहाँ पे ये नहीं बोल रहे ना किसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ऐसा नहीं बता रहे हैं। बस अपन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ऑफिसर्स को वहां पर कंट्रोल करने का अधिकार है। ठीक है। उसी तरह से जिला पंचायत में कौन आएगा? कलेक्टर। यहाँ पर कलेक्टर आएगा ना, कलेक्टर, कमिश्नर और डायरेक्टर ऑफ पंचायत। यहाँ पर कलेक्टर शब्द छूट गया है, क्या आएगा? कलेक्टर। अब सुनिएगा, ये कह रहा है कि पंचायतों का निरीक्षण कौन कर सकता है। अब ये जो एडीओ की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? धारा 84 कि पंचायतों का निरीक्षण करने के अधिकारी कौन कौन होंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो पंचायत के निरीक्षण में क्या निरीक्षण करोगे? बिल्डिंग को थोड़ी देखने जाओगे कितना लाइट है, कितना पंखा है। आपको पंचायत का निरीक्षण करना है। मतलब पंचायत के जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे और पंचायतों की बैठक की जो कार्यवाही रजिस्टर में लिखी जाती है, याद आ रहा है ना, जो सचिव लिखता है और जनपद जिला पंचायत में सीओ लिखता है, उस पंचायत के बैठक की कार्यवाही और पंचायत के डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण करने के लिए कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। वो ऑफिसर्स कौन कौन होंगे? ग्राम पंचायत के मामले में कौन कर सकता है? एसडीएम, या कोई भी अगर जनपद लेवल का कोई टैक्स ऑफिसर होगा, आपने सुना होगा करोड़ अधिकारी, तो जो टैक्स लगाने वाला अधिकारी होता है या एसडीएम होता है, वो ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच कर सकता है। ठीक है भाई। जनपद पंचायत के मामले में कौन करेगा? संचालक पंचायत या उसके द्वारा कोई नियुक्त किया गया कोई अधिकारी। ठीक है। और जिला पंचायत के मामले में कौन करेगा? संचालक पंचायत या कौन करेगा? कलेक्टर या नामित अधिकारी। यहां तक बातें स्पष्ट हो गया? पक्का? कोई समस्या किसी को नहीं है? ठीक। अब देखिएगा, पंचायत के द्वारा जारी आदेशों का निलंबन निष्पादन करने की शक्ति। मतलब यदि पंचायत के द्वारा कोई आदेश जारी कर दिया गया है, ध्यान सुनना, तो इसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा या उसको सस्पेंड कौन करेगा? ये धारा 85, 84, 85 का देखिएगा, सेक्शन 84, सेक्शन 85। ठीक है। तो सेक्शन 84 में क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ पंचायत। तो इंस्पेक्शन ऑफ पंचायत में देख लो, क्या चीज का इंस्पेक्शन? डॉक्यूमेंट्स का। क्या चीज का इंस्पेक्शन? डॉक्यूमेंट्स का और बैठक के रजिस्टर का। तो आपके ग्राम पंचायत का कौन करेगा? एसडीएम या करोड़ अधिकारी। जनपद पंचायत में डायरेक्टर ऑफ पंचायत या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी। जिला पंचायत में संचालक पंचायत, कलेक्टर या उसके द्वारा कोई अपॉइंटमेंट किया गया कोई अधिकारी। अब ये क्या कह रहा है कि पंचायत यदि कोई आदेश जारी कर दे तो उन आदेश को एग्जीक्यूट करने या सस्पेंड करने की शक्ति किसके पास होगी? ठीक है। तो क्या बोल रहा है? पंचायतों को अपने आदेशों के संबंध पर पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा, तभी तो निलंबन और निष्पादन आ रहा है। तो विहित प्राधिकारी के द्वारा 3 चीज बोल रहा है, इसको ध्यान समझना। पहला क्या बोल रहा है? लोकहित, या कोई विशिष्ट कारण है तो, या कोई उचित कारण है तो जो भी पंचायत ने आदेश जारी किया है, या पंचायत ने कोई संकल्प पारित किया है, या पंचायत ने कोई अनुज्ञा मतलब टेंडर्स जारी किया है। अनुज्ञा का मतलब क्या होता है? टेंडर जारी किया है। ठीक है। या कोई विज्ञापन निकाला है, अनुज्ञप्ति क्या निकाला है? विज्ञापन या सूचना निकाला है। ठीक है। तो इसको क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। पंचायत के द्वारा जारी किए गए, क्या बोल रहा हूं, आदेश या पारित कोई क्या संकल्प या कोई क्या टेंडर या कोई क्या विज्ञापन को क्या किया जा सकता है? सस्पेंड। तो पंचायत के टेंडर को सस्पेंड करने का पावर किसको होगा? एसडीएम, जनपद के कलेक्टर, जिला पंचायत के संचालक। 2 बातें समझ में आ गई। पहला क्या था आपका? सबसे पहला था आपका जो ये पॉइंट था वो क्या था? अभिलेख अर्थात डॉक्यूमेंट्स और बैठक की कार्यवाही का निरीक्षण। आप पॉइंट ए बनाइएगा, पंचायतों के बैठक और उसके कार्यवाही का निरीक्षण। तो ग्राम का कौन करेगा? एसडीएम।
कौन करेगा? एसडीएम। या और आएगा ना, वहां पर क्या आएगा? और में क्या आएगा? करारोपण अधिकारी। आपका जनपद में कौन करेगा? और उसके द्वारा कोई नियुक्त अधिकारी या तो खुद करे या किसी को अपॉइंट करे। और जिला पंचायत में संचालक पंचायत या कलेक्टर या अधिकारी। हो गया। अब बोल रहा है कि पंचायत ने कोई ऑर्डर जारी कर दिया है, कोई टेंडर जारी किया है, कोई प्रस्ताव लाने के लिए संकल्पित है, प्रपोजल हो चुका है, और कोई क्या किया, उन्होंने विज्ञापन जारी किया है। तो इस कंडीशन में ग्राम पंचायत को कौन करेगा? एसडीएम सस्पेंड। उस ऑर्डर की किसकी बात हो रही है? सस्पेंड करने की, मतलब ऑर्डर प्रभावी नहीं होगा। तो कौन करेगा ग्राम पंचायत में? एसडीएम। जनपद पंचायत में कलेक्टर। और जिला पंचायत में संचालक पंचायत। फिर देखिए अगला आते हैं पंचायतों के संकल्पों को निष्पादन करने के आदेश देने की शक्ति। अब ये संकल्प क्या होता है कि पंचायत कोई कार्य करना चाहता है कुछ भी तरह का, ठीक है। देखिए राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्तर को विधि द्वारा अधिरोपित किसी कर्तव्य या संकल्प जिसका निष्पादन नहीं किया जा सकता है, ध्यान सुनना। मान लो राज्य सरकार या पंचायती राज कानून के द्वारा कोई बात है जो पंचायतों को सौंपा गया है, ठीक। या तो पंचायती राज कानून ने सौंपा गया होगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी करके सौंपा गया होगा, और उस कर्तव्य को वह पंचायत जानबूझकर, ठीक है, संकल्प मतलब ड्यूटीज, संकल्प मतलब क्या होता है? ड्यूटीज को क्या नहीं कर रहा है? पालन नहीं कर रहा है, जानबूझकर अवहेलना कर रहा है। तो उसको पालन कराना जरूरी हो, किसके हित में? पब्लिक के हित में। तो कानून बनाने का क्या दिया जा सकता है? आदेश। तो ग्राम पंचायत को कौन? एसडीएम। जनपद को कौन? कलेक्टर। और आपके जिला पंचायत को कौन? संचालक पंचायत। तीन बातें बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। ग्राम पंचायत को कौन? एसडीएम। जनपद पंचायत को कलेक्टर। और जिला पंचायत को, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुना इस बात को। अगर पंचायती राज कानून में या राज्य सरकार के द्वारा कोई ऑर्डर जारी किया गया है और पंचायत को कहा गया है कि जनता के हित में इस कानून का पालन करो, पर पंचायतें उसको इग्नोर कर रही हैं, तो इग्नोर कर रही हो तो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर ऑर्डर निकालने के लिए, पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर ऑर्डर निकालने के लिए जो जनता के हित में क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, कौन आदेश जारी करेगा? तो सबको पता है यार, ग्राम पंचायत के मामले में हर ऑर्डर करने की शक्ति किसको है? एसडीएम। जनपद के मामले में किसको है? कलेक्टर। और आपके जिला पंचायत को संचालक पंचायत। अब हो रहा है पंचायत को विघटित करने से, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 5 साल उसका कंप्लीट हुआ नहीं है, पर पता चला कि कोई पंचायत क्या कर रहा है? आपका शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। तो हम उस पंचायत को उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या होता है विघटन के लिए? डिसॉल्यूशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डिसॉल्यूशन। तो डिसॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कौन उसके लिए ऑर्डर जारी करेगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पंचायत का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, पंचायत के सदस्य अपनी शक्ति का मिसयूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन में हम पंचायत के 5 साल पूरा होने से पहले उसे क्या कर देना चाहते हैं? भंग कर देना चाहते हैं। तो याद रखिएगा उसके लिए धारा क्या है? सेक्शन है 87। तो देख लो मोटा मोटी 84, ऐसा याद करो, याद हो जाएगा फटाफट। 84 में क्या था? पंचायतों का निरीक्षण। 85 में क्या था? पंचायत के द्वारा जारी आदेश, संकल्प, टेंडर, विज्ञापन। 4 बात को एक साथ याद किया करो। पंचायत के द्वारा जारी किया गया आदेश, संकल्प, अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति को रद्द करवाने की शक्ति किसके पास होगी? तो समझ में आ गया, इसके पास होगी। फिर हम क्या कर रहे हैं? पंचायत के द्वारा किसी विशेष कार्य को न करने पर उस विशेष कार्य को करने के लिए आदेश जारी करवाने की शक्ति किसके पास होगी? तो धारा क्या है? 86। तो यही है सेम, ये चीजें तो सेम टू सेम है, बस धारा याद करो। तो 84 में क्या है आपका? निरीक्षण। 85 में क्या है आपका? 85 में फिर से बोलो, गलत बोल रहा हूं, हाँ, आदेश, संकल्प, अनुज्ञप्ति को रद्द करवाने की शक्ति। और 86 में क्या है आपका? 86 में हो गया किसी विशेष कार्य को करवाने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति। और आपका 87 में क्या है? पंचायत को भंग करने, विघटन करने, डिसॉल्व करने की शक्ति। ठीक है, तो ये किसके पास होगी? देख लो ध्यान से। ठीक है, ये किसके पास होगी? लिखा है शक्ति। अरे यार क्या बात करते, इधर देखो, इधर इधर देखो, यहाँ पे लिखा है किसको? राज्य सरकार। क्या लिखा है? राज्य सरकार। मुझे लगा तुम लोग पढ़ लिए होगे। कौन विघटित कर सकता है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार या राज्य सरकार की ओर से कौन करेगा? संचालक पंचायत। भूलना मत, या तो राज्य सरकार या कौन करेगा? संचालक पंचायत।
तो याद रखना कि कब करेंगे, शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तब। ध्यान सुनते रहना, कब कब को क्या क्या कांड बता रहा है ये। किसी पंचायत को भंग करना हो तो भंग करने से पहले जांच कराना जरूरी होगा। बिना जांच करे पंचायत कैसे भंग कर दोगे भाई, रिटर्न एविडेंस के। तो ये बोल रहा है कि संबंधित शिकायत की जांच कराने के पश्चात पंचायतों को विघटित करने का आदेश दे सकता है। लेकिन सुन लो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि पंचायत के विघटन के पश्चात पंचायत के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे। ऐसे समिति के पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं होती है। जनरली भी पंचायत के मामले में बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। सरपंच नहीं है तो स्थानापन्न सरपंच काम करेगा, ठीक है। पर यह कैसी बात हो रही है कि पूरा का पूरा पंचायत ही नहीं रहेगा। यह सैद्धांतिक बात लिखा है, मैं आपसे प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं। अगर पूरा का पूरा पंचायत भंग हो गया, गांव को समझते हैं, भंग हो गया, तो न पंच रहेगा, न सरपंच रहेगा, न उप सरपंच रहेगा। तो गांव का संचालन, भाई ये तो तुम भी जानते हो कि यदि 5 साल में कभी समय पहले भंग हो गया तो 6 साल बाद 6 महीने बाद दोबारा चुनाव हो जाएगा। पर इन ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ कौन काम करता है प्रैक्टिकली? मुझे ग्राम पंचायत का काम कौन करता है? सचिव। किसके सहारे से करता है? जनपद सीओ। किसके सहारे करता है? जनपद सीओ। आपका जो अकाउंट है पंचायत का, वो जनरली याद करो, पढ़ तो चुके हैं आई थिंक। अकाउंट जो होता है वो सचिव और सरपंच ऑपरेट करते हैं, और सरपंच यदि ना हो तो सचिव के साथ कौन ऑपरेट करता है? जनपद का सीओ। नियमतः जनपद के सीओ को बोला जाता है, पर जनपद के सीओ की जगह एसडीएम ऑपरेट करता है। पर एसडीएम इतना सारा झंझट नहीं पालना चाहता, और एसडीएम जानता रहता है कि भाई जनपद सीओ कहां से भागेगा। तो जनपद सीओ को, जैसे हमारा कलेक्टर जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, पर कलेक्टर हर चीज में उंगली, इनडायरेक्ट उंगली सब में रहता है, पर डायरेक्टली उंगली नहीं डालते। वो किसी को कहते हैं, ठीक है, तुम देख लेना। तो सीओ ऑपरेट जरूर करता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग लेयर पे जाते हैं तो ग्राम के जनपद, जनपद के बाद जिला है, पर एक्चुअल में पंचायतों पे कंट्रोल कर सारा जो पावर है वो किसके पास है? एसडीएम के पास। पर एसडीएम इतना, देख भाई, एसडीएम को रेवेन्यू का काम करना है। एसडीएम को हम हर बात के लिए इसलिए घसीट लेते हैं क्योंकि एसडीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन कहते हैं, याद रखना। कलेक्टर को भी इसीलिए, कोई कहोगे कि कलेक्टर का कौन सा डिपार्टमेंट है, तो कलेक्टर तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, राजस्व है। पर जिले के भीतर का कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो उसके अंडर में नहीं है। सामान्य प्रशासन, कलेक्टर का मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम यदि किसी पोस्ट पे जाते हो, कलेक्टर के लिए इतना मरते क्यों हैं लोग? हम लोग डिप्टी कलेक्टर के लिए इतना क्यों मरते हैं? कुछ भी बन सकते हैं। पर फिर क्या, जैसे कि मान लो तुम जीएसटी में चले गए, तो पूरा तुम्हारा जीवन सिर्फ एक डिपार्टमेंट पर टिका हुआ है जिसका नाम है क्या? जीएसटी। तुम पुलिस पे चले गए, पूरा जीवन भर क्या करोगे? पुलिसिंग का कार्य। तुम श्रम में चले गए, श्रम का कार्य। शिक्षा में चले गए, क्या? शिक्षा का। अगर तुम 2 पदों पे हो, लाइक एसडीएम या कलेक्टर, तो उस तुम्हारे अंडर में आने वाला हर डिपार्टमेंट तुम्हारे अंडर में है। सारे चैलेंजेस तुम्हारे हैं, सारे चैलेंजेस समझ रहे हो ना? मतलब पुलिस, श्रम, शिक्षा, पंचायत, राजस्व, जितने डिपार्टमेंट के तुम नाम जानते हो वो सब तुम्हारे अंडर में है, पुलिस तक। दूसरी बात, जितनी भी चुनौतीज हैं वो तुमसे होकर ही गुजरेंगी, क्योंकि तुम्हारे सामने लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन। कलेक्टर के पास एक्चुअल में कोई डिपार्टमेंट डायरेक्ट है भी नहीं, रेवेन्यू को छोड़कर, और जिले का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो उसके अंडर में नहीं है। हर जिले का एक टॉप लेवल का ऑफिसर है, उसके ऊपर कोई ऑफिसर नहीं होता। तुम समझो जैसे कि किसी के फादर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट में होंगे यदि रेवेन्यू को छोड़कर, तो यदि कोई जिले का सबसे बड़ा पद क्या होता है? शिक्षा के मामले में देखो तो डीओ। डीओ के ऊपर में जाओगे तो होता है जेडी, समझ में आ रहा है? संभागा में एक प्रमुख होता है। वैसे ही पुलिस में देख लो, सबसे ऊपर होता है एसपी, एसपी के ऊपर होता है आईजी, आईजी के ऊपर फिर चले गए डीजीपी। आप समझ में आ रहा है? ये सारे लाइन बने होते हैं। जेडी के ऊपर फिर बने जाते हैं हम लोग डीपीआई बोलते हैं शिक्षा विभाग में। लेकिन जिले लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, मंत्रालय लेवल के ऑफिसर्स को छोड़ दो, फिर जिले लेवल के जितने भी ऑफिसर हैं वो कलेक्टर के नीचे हैं, चाहे एसपी हो, चाहे नगर निगम आयुक्त हो, जिला पंचायत सीओ हो, आपका शिक्षा विभाग का हो, जीएसटी कभी उसके अंडर में आता है। बस ये है कि वो जीएसटी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता है कलेक्टर, क्योंकि एक सेपरेट बॉडी जिसका काम टैक्स का कलेक्शन है। क्लियर हो रहा है बात? तो एसडीएम बड़ा पावरफुल है, एसडीएम के पास ही पंचायत के ऑपरेट करने की शक्ति होती है, पर एसडीएम उसको क्या करता है?
डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट किसको करता है? जनपद पंचायत के सीईओ को, कि भाई ये तेरा मामला है, तू ही समझ, कंजट को मार गोली, कोई बड़ा लफड़ा होगा तो बता, बड़ा लफड़ा नहीं है तब तक तू संभाल, कोई दिक्कत होगी तो बताना। जो उसको करना धरना है वो तो जनपद सीईओ का ऐसा गला पकड़ेगा तो ऐसा खेल खत्म हो जाना है। जनपद सीईओ जितना उखड़ना है उखड़ ले, लेकिन ऐसा दम से पकड़ लेगा। आप समझ में आ रहा है बात? तो जिला एसडीएम के पास इतना पावर है। तो यहाँ पर याद रखना कौन करेगा, यहाँ पर लिखा है कि कोई समिति नियुक्त होगी। कोई समिति फमिति एक्चुअल में प्रैक्टिकल में नियुक्त नहीं होती है। काम पूरा कौन करता है? ग्राम पंचायत का सचिव। पर ये क्या कह रहा है कि जब तक 6 महीना तक पंचायत नहीं होगा, पंचायत नहीं होगा मतलब कोई नहीं होगा, सरपंच, पंच, उप सरपंच, उस दौरान ये कह रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को, अब व्यक्ति कौन है? सचिव। या क्या बोल रहा है? व्यक्ति के समूहों को क्या किया जाएगा? पंचायत को संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। पर उस समिति के पास वो पावर नहीं होगी जैसा पावर पंचायत के पास होती है। सिर्फ वो 6 महीना के लिए टेम्पररी चलाएगा। फिर बोल रहा है कि विघटन के 6 माह के भीतर नया पंचायत का पुनर्गठन कर लिया जाएगा और पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? शेष अवधि के लिए होगा, फिर से 5 साल के लिए नहीं होगा। आइडिया है कि नहीं आइडिया है इसको? ठीक, अगला पंचायत के क्रियाकलापों की जांच। ठीक है, तो क्रियाकलापों की जांच कौन करेगा? तो जिले के कलेक्टर के द्वारा या सेकंड रैंक के किसी ऑफिसर्स के द्वारा पंचायतों क्रियाकलाप की क्या की जा सकती है? जांच की जा सकती है कि क्या क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। फिर देखिए पंचायत, ये सबसे मोस्ट इस पूरे टॉपिक में, एक तो विघटन वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा, ये एक आदेश वाला क्वेश्चन आएगा, रद्द करने वाला कहीं पे पढ़े थे, ये निलंबन की शक्ति, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। सेक्शन बता दूं 86। उसके अलावा इससे भी नहीं आया है निरीक्षण वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से आ चुका है अभी बोलेगा तो इससे आ चुका है कि पंचायत के आदेश को सस्पेंड करने का पावर किसके पास है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा सेक्शन बोल रहा हूं मैं? सेक्शन 85। उसके बाद मैंने बोला क्या आपका सेक्शन 87 कि पंचायतों को कौन विघटित कर सकता है, विघटित पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, विघटित पंचायत के शक्तियां किसके पास होती हैं, 3 बात का देखेगा। तो आपका डिसोल्यूशन पंचायत है ना का पावर्स किसके पास होता है? सचिव के पास। जनपद जिले में किसके पास होगा? सीईओ के पास। ठीक है भाई, कितने महीने के भीतर चुनाव होना जरूरी है? 6 महीने के भीतर, है ना। जो नया पंचायत बनेगा उसका कार्यकाल या टर्म कितना होगा? जितना बचा होगा उतना, क्योंकि भाई पंचायत का चुनाव जो है सामूहिक चुनाव है। एक पंचायत का कार्यकाल यदि आप पूरा दे दोगे फिर से 5 साल तो इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए जो भी नया पंचायत बनेगा वो सिर्फ कितने महीने के लिए बनेगा? जितना बचा है उतने के लिए। यदि पंचायत चुनाव 6 महीना शेष हो, यदि पंचायत चुनाव 6 महीना शेष हो और पंचायत का विघटन कर दिया जाए तो कोई उसके लिए री इलेक्शन नहीं होगा। जो जनरल इलेक्शन होगा उसी के साथ उसका क्या होगा? इलेक्शन होगा। क्लियर हो रहा है? कई बार क्या होता है कि कोई पंचायत साल भर पहले विघटित हो जाती है तो सरकार को नियमतः 6 महीने बाद क्या करना चाहिए? चुनाव। पर सरकार उसको अपने स्पेशल ऑर्डर से सस्पेंड कर सकती है। कितने साल के लिए? साल भर के लिए। दिमाग सबको काम कर रहा है? कई ऐसे गांव में तुमने देखा होगा कि 4 साल में ही पंचायत विघटित हो जाता होगा, या समझ में आ रहा है? ऐसी नियर अबाउट ना। और दोबारा वहां चुनाव कब होता है? जब चुनाव आता है तो। क्लियर हो गया ना? वरना 6 महीने बाद फिर चुनाव करा के फिर 6 महीने बाद चुनाव कराएगी तो सरकार के धन का क्या होगा? मिसयूज होगा। इसलिए सरकार ऐसा कोई इलेक्शंस नहीं कराती है यदि साल भर 6 महीना की बात हो तो। लेकिन कोई पंचायत 1 साल में विघटित हो गई, 2 साल में विघटित हो गई, 2.5 साल में विघटित हो गई, तब तो चुनाव कराना पड़ता ही है। पक्का? अब देखिए मेन जो बात आ रहा है वो ये है जिसको बार बार पूछेगा। ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, कि मान लो पंचायत का किसी के साथ विवाद हो जाए। अब पंचायत का विवाद कैसे होगा इस बात को पहले समझिए। पहली बात तो भाई पंचायत का विवाद हो सकता है पंचायत से। ठीक है, पहला विवाद आपका क्या हो गया कि एक पंचायत है ए और एक पंचायत है क्या? बी, इसके बीच विवाद हो गया। या हो सकता है कि ए पंचायत का नगर निगम बी से विवाद हो गया, लेकिन ये पंचायत है और ये क्या है? नगर निगम है। ऐसा हुआ भी विवाद। भाई अभी जब नगर निगम अपने राज्य का विस्तार करती है तो नगर निगम से लगे हुए जो गांव होते हैं वो उसमें मिलना नहीं चाहते हैं। अब खुद अपने आप को सोचो ना भाई, तुम एक गांव के सरपंच हो और एक वही गांव जो है बाद में नगर निगम मिलेगा तो वार्ड बन जाएगा। वार्ड का पार्षद इज इक्वल टू गांव का सरपंच। पर तुम अब समझो कि भैया एज अ सरपंच उसके पास वो पावर है जो एज अ नगर निगम महापौर। अब तुम्हारी स्थिति अचानक से सरपंच से पंच की हो गई। भाई वार्ड का पार्षद मतलब ग्राम पंचायत का पंच।
तो क्यों कोई ग्राम पंचायत का प्रभावशाली व्यक्ति अपने गांव को नगर निगम में मिलने देना चाहेगा? वो विरोध करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि भाई चुनाव होगा भी तो तुम्हारे वार्ड के तुम पार्षद के तौर पे चुने जाओगे, क्योंकि तुम पावरफुल व्यक्ति हो। पर यही चुनाव होता तुम गांव के क्या चुने जाते? सरपंच चुने जाते। तो ये जितने भी आसपास के गांव जो नगर निगम में मिले, वो मिलने से हमेशा विरोध करते हैं। तो उनका एक विरोध हो सकता है स्थानीय प्राधिकरण से। और तीसरा क्या हो सकता है, जैसे तुम सकरी को अपने दिमाग में लाओ। सकरी गए हो सब के सब, बिलासपुर से लगा हुआ क्षेत्र है सकरी। तो सकरी में यदि तुम जाओगे तो सकरी में देखना कि आधा एरिया भरनी बटालियन है, जिसको छावनी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छावनी। तो जहां जहां पर बटालियन, जिसको आप कैंट एरिया कहते हो, आपने सबने सुना होगा क्या एरिया कहते हो? कैंट एरिया। तो भाई जहां पर भी आप कैंट एरिया बनाओगे, वो किसी ना किसी पंचायत का तो लैंड होगा। और उस पंचायत के लैंड में एक पर्टिकुलर लैंड को आप क्या घोषित कर दोगे? छावनी या बटालियन घोषित कर दोगे। तो लैंड जो एरिया है, छावनी कहेगा कि इतना एरिया मेरा है, और गांव कहेगा बेटा तू मेरे ही जमीन को लेके मेरे को बता रहा है कि कितना एरिया तेरा है। इस तरह का बात। तो तीन बात के लिए लड़ाई हो सकती है, दो पंचायतों के बीच, पंचायत और नगर निकायों के बीच, और एक हो सकता है पंचायत और छावनी के बीच। तो इनका निराकरण कौन करेगा? ये आएगा आपका पंचायतों का किसी ने संस्थापित वाद विवाद का निपटारा में। तो मान लो दो अधिक पंचायत यदि विवाद हो गया तो निपटारा कौन करेगा? राज्य सरकार। लेकिन पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच यदि विवाद हो गया, इसी को पूछा है जानबूझ के, तो बोल रहा है कि केंद्र सरकार के सिफारिश पर राज्य सरकार, क्योंकि छावनी बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का है और पंचायत जो है राज्य सरकार का है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दो संस्थाएं भिड़ गई हैं, तो निपटारा तो राज्य सरकार ही करेगा, क्योंकि भूमि किसके पास है? राज्य सरकार के पास। पर बिना सिफारिश किए किसके? केंद्र सरकार के नहीं करेगा। ठीक। अब बोल रहा है कि पंचायत और किसी स्थानीय प्राधिकार, तो फिर दोनों राज्य के हो गए। भाई नगर निगम भी किसका है? राज्य का। और ग्राम पंचायत भी किसका है? राज्य का। तो निपटारा कौन करेगा? राज्य सरकार। तीनों समझ में आ गया? दो पंचायत भिड़ी तो कौन करेगा? राज्य सरकार। पंचायत और नगरीय निकाय भिड़ी तो, और पंचायत और बटालियन या छावनी जुड़ा भिड़े तो सिफारिश पर राज्य सरकार। कोई डाउट है किसी को? पक्का? ठीक, आगे देखिएगा। इसको पूछ चुका है ना छावनी बोर्ड वाले को। पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे फर्स्ट और सेकंड अपील की बात हो रही है। ये कह रहा है कि पंचायत ने कोई आदेश जारी किया है, जिस आदेश से कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, कोई भी ऑर्डर जारी किया जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, तो बोल रहा है कि उसका अपील कहां किया जाएगा। पर वो अपील भी आपके फेवर में नहीं आया। आदेश पहला पंचायत का, पंचायत के आदेश के खिलाफ पहला अपील, पर पहला अपील भी आपके फेवर में नहीं आया, तो सेकंड अपील कहां करोगे? अपील समझते हो ना? अपने ऊपर उचित कार्रवाई की मांग। तो ग्राम पंचायत के आदेश से प्रभावित होगा, वो अपील कहां करेगा? एसडीएम, जनपद पंचायत वाला, कलेक्टर, जिला पंचायत वाला, ठीक है? पक्का? भाई जितने लोग को बुक नहीं मिला है, वो लोग अपना कीवर्ड में नोट्स बनाओ। बार बार बोल रहा हूँ ना मैं, कीवर्ड के नोट्स का महत्व तो आपको बार बार समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ चीजें एज अ स्टूडेंट होने पर नहीं समझ में आती हैं, एज अ टीचर समझ में आता है। ठीक। एज अ कभी कभी आपको सफलता के मंत्र पता होता है, पर बहुत कम लोग ही आप पे बिलीव कर पाते हैं। ठीक। अचानक से मैं कल परसों एक रील्स देखा, तो आपने एक याद आ रहा होगा आपको, एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स। तो एस्पिरेंट्स का जो मेन एक्टर है उसमें, आपको याद होगा एक सीन में जहां पर एक मैडम के मैडम की क्या बोलते हैं, एक सेमिनार में अटेंड करने जाती है, जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मतलब उससे गर्लफ्रेंड नहीं बनी होती, शायद बाद में बनती है। आपको याद आ रहा होगा? आपने वो सीन याद आ रहा है जहां पर बालकनी में खड़े होकर के एक्टर वो मैडम की स्पीच को सुनता है? मैं बहुत पहले देखा था, कल परसों नरसों 2-3 दिन पहले ऐसे ही ट्रेन में ऐसा स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को अचानक से वीडियो देखी, तो मैं थोड़ा देर के लिए देख लिया। और जब मैं देख रहा था तो उतना सेंसफुली नहीं ध्यान था। कई बार अपन क्लिप्स देखते हैं, ज्यादा क्लियर होता है। तो अगर आपने उस मैडम की स्पीच को सुना है कभी? मुहावरा बोलती है, याद आ रहा है ना? हाँ ठीक बोल रहा है, चेक मुहावरा बोलती है। आप उस मैडम की सुनिए जाके स्पीच को, और उसके मेंटर को सुनिएगा। मेंटर को उसके बाजू में उसका टीचर बैठा होता है, अपने टीचर्स के लिए शब्द कहती है।
उसका टीचर बाजू में बैठा होता है। अब उसके बाद क्लिपिंग को देखिए, जमेगा तो तुम मुझे बताना कि क्या बोल रहा था, नहीं जमेगा तो मैं आकर बताऊंगा कि क्या बोल रही थी। क्लियर हो रहा है? एक बार ध्यान से देखिएगा, बाजू में उसका वो टीचर बैठा होता है जो उसको पढ़ाया है, और स्पीच दे रही होती है जो पढ़ करके सेलेक्ट हुई होती है। बहुत मेहनत करने के बाद वो पास हुई रहती है, और सब लोग उसको सुनने के लिए आ रहते हैं, और वहीं से फिर एक गाना शुरू हो जाता है, फिल्मी गाना उसमें एस्पिरेंट में। ठीक है, अगर आपको याद होगा, फिर शायद आना शुरू हो जाता है। तभी तो अच्छे अच्छे वेब सीरीज बन ही रहे हैं। देखो कभी 12th फेल को देखो, इसको देखो, ठीक है, एस्पिरेंट्स को। ध्यान सुनना, पंचायत के आदेश के खिलाफ अपील, पहला एसडीएम के पास ग्राम पंचायत का, जनपद पंचायत के पास कलेक्टर का, जिला पंचायत के पास कमिश्नर का, मतलब कमिश्नर को जाएगा, जिसका निराकरण कितने दिन भरे करेगा? 30 दिन के भीतर। पर मान लो ये निराकरण नहीं हो पाया, या जो प्रभावित पक्ष है उसे खुश नहीं है, तो वो फिर से अपील करेगा। तो एसडीएम का अपील कलेक्टर के पास हो गया, कलेक्टर का अपील संभागायुक्त के पास, और संभागायुक्त का अपील राज्य सरकार के पास, जिसका इन लोग निराकरण कितने दिन के भीतर करेंगे? 60 दिन के भीतर। और निराकरण कैसा होगा? फाइनल होगा, इसके ऊपर आपका अपील नहीं हो सकता। फिर से रिपीट करता हूं, अगर मुझे ये 30 और 60 नहीं रटाना होता तो मैं यहीं पर चार्ट बनाता और यहां पर लिखता फर्स्ट अपील, और यहां पर क्या लिखता? सेकेंड अपील। आप ऐसे ही बना लीजिए, फर्स्ट अपील एसडीएम, तो सेकेंड अपील क्या हो गया? कलेक्टर। फर्स्ट अपील कलेक्टर, तो सेकेंड अपील संभागायुक्त, और फर्स्ट अपील संभागायुक्त, तो अगला जो अपील होगा वो क्या होगा? राज्य सरकार। बस बात खत्म, इतने याद रखना है। फर्स्ट अपील का निराकरण इन लोग 30 दिन के भीतर, और सेकेंड अपील का निराकरण आपका 60 दिन के भीतर। कोई व्यक्ति इनसे असंतुष्ट है तो इनके पास शिकायत करेगा, पर इनसे भी असंतुष्ट है तो इनके पास शिकायत करेगा। बस इतनी बात को समझनी है। पंचायत के किसी ऑर्डर से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो इनके पास जाकर अपनी अपील कर सकता है, पर इन तीनों से भी संतुष्ट नहीं है तो इन तीनों के पास जाकर कर सकता है। ये 30 दिन के भीतर डिसीजन देंगे, पर इनके ऊपर भी जाने का गुंजाइश है। जैसे कभी समझिए कि भाई हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, तो उसके हाई कोर्ट के अगेंस्ट के खिलाफ कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दे दिया, वो चाहे तुम प्रभावित हो या प्रभावित मत हो, वो क्या होगा? ठीक है, क्लियर होगा? कितने लोग के भी घर में टीचर हैं जो पहले शिक्षा कर्मी रहे होंगे, अब टीचर हैं? ऐसा किसी घर में है? एक दो, पहले शिक्षा कर्मी थे अब टीचर हैं, ऐसा है घर में? तो किसी के घर में भी ऐसा डिस्कस हुआ कि क्रमोन्नति का मामला चल रहा है, हम अलग कम तनख्वाह दे दी, कोर्ट केस कर, वो ऐसा वाला बात सुना है कभी किसी ने? कभी सुने प्रशांत? अभी लेटेस्ट मुद्दा है वो, अभी बड़ा गजब का मुद्दा चल रहा है, सुना किसी ने? क्योंकि विभागीय मुद्दा। लेकिन मेरे ख्याल से राहुल का भी शायद मैसेज हो गया है, तो उन दोनों को पहले आपस में बात करने के लिए बोल दो। मेरे पास तो 15-20 मिनट है, ठीक है? क्योंकि सुबह से फोन नहीं उठाए थे ना, तो राहुल सर की क्लास शायद शेड्यूल्ड हो गई है, तो एक बार बोल देना, दोनों से बात करा देना, ठीक है? फिर वो फोन किया था, मैं सो गया था तो मैं नहीं उठा पाया था शुक्ला सर का, ठीक है? तो मामला कैसा था, ध्यान सुनना, तुमको समझाया तो तुम समझ जाओगे। एकदम बहुत बेसिक मामला है। जो टीचर आज रेगुलर शिक्षा विभाग के हैं वो पहले पंचायत के कर्मचारी थे, ठीक? अब उनके सेवा शर्तों में क्या लिखा है इतना तो मैं भी क्लियर नहीं हूं कि सेवा शर्त इंपॉर्टेंट होती है। तो जिसको तुम शिक्षा कर्मी कहते थे, ठीक है, तो शिक्षा कर्मी जब शब्द तक यूज होता था तब तक वो पंचायत का कर्मचारी था, ठीक? ये एमपी के जमाने से चले आ रहे थे, सरकार ने पैसा बचाने के लिए इस स्कीम को निकाला। जितनी सैलरी में वो एक टीचर रखता था उतनी सैलरी में उसने 4 टीचर रखा। सरकार का उद्देश्य नेक था, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना। अब शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना भी है कहते हो, और पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सरकार ने इसके लिए बीच का रास्ता अपनाया शिक्षा कर्मी कि भाई टीचर्स को सैलरी कम देंगे तो जितना में एक टीचर अपॉइंटमेंट होता है उतने में 4 टीचर आएंगे। और सरकार ने इस तरह की स्कीम पे टीचर्स को भर भर के आपका गांव गांव तक अपॉइंटमेंट कर दिया। पर भाई पहला जब हम बेरोजगार होते हैं तो हम 3,000 में भी जीना खाने के लिए तैयार रहते हैं, पर नौकरी लगने के बाद 3,000 में अचानक से हमको पता चलता है कि घर नहीं चलता है। ये आपके साथ भी होगा, आप टेंशन मत लो। अभी आपको लग रहा होगा बेरोजगार हो तो कोई भी नौकरी मिल जाए
सरकार तो 30,000 दे रही है, कोई 10,000 दे तो मेरा और चल जाएगा घर, ऐसा नहीं है। आप प्राइवेट नौकरी करोगे 10,000 में भी घर चल जाएगा, लेकिन अचानक सरकारी नौकरी लगने के बाद आपको 30,000 की सैलरी कम लगने लगेगी, मेरा वादा है, आपको महसूस होगा। और वो आप तर्क भी दोगे, करप्शन भी करोगे तो, कि 30,000 में आज की महंगाई में गुजारा थोड़े होते, ओके मैं करप्शन करता हूं कहोगे। एकदम मेंटेलिटी चेंज होती है आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, और जब आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते हो तो मेंटेलिटी एकदम अलग होती है, देश दुनिया बदलने की बात होती है, कुछ कर गुजरने की बात होती है। तो एकदम बहुत बकवास बातें हैं जो आप पहले करते हो, बाद में आपको रियलिटी का नॉलेज होता है और आप सरेंडर होने की कोशिश करते हो। खैर, कुछ लोग जुनूनी होते हैं। तो शिक्षा कर्मी पंचायत डिपार्टमेंट ने अपॉइंटमेंट किया कम सैलरी पे। ये हमेशा लड़ाई लड़ते रहे कि हमको या तो रेगुलर दो। इनकी स्थिति बहुत बुरी होती थी, इनके पास सब कोई कंट्रोल करते थे, रेवेन्यू वाले भी, पंचायत वाले भी, एजुकेशन वाले, क्योंकि इनकी नियोक्ता अपॉइंटमेंट ऑफिसर्स पंचायत के सीईओ होते थे। जनपद पंचायत के सीईओ, जिला पंचायत के सीईओ के साइंस इनकी अपॉइंटमेंट होती थी। जिला पंचायत का सीईओ जिला लेवल पर वर्ग 2 वर्ग 1, और जनपद पंचायत का सीईओ जनपद पंचायत पर वर्ग 3 में इनके अपॉइंटमेंट करता था। पूरा करता धरता इनका मालिक सीईओ था, जनपद सीईओ और जिला पंचायत सीईओ, सारा कुछ सैलरी से लेकर सब कुछ हो देता था। इनकी संख्या धीरे से छत्तीसगढ़ के मामले में देखें तो बढ़ करके 1,80,000 हो गई। ये एक घटना एमपी में हुई, एक घटना यूपी में हुई, सब जगह इनका अपना अपना था, सब लोगों ने लड़ाई लड़ी, बहुत साल लड़ाई लड़ी, जो भी ऐसा लड़ा, इनको 10 साल 12 साल 14 साल जैसा भी था, इनको रेगुलर कर दिया गया। 2018 के आसपास इनको मर्ज कर दिया गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनो। 18 में सारे टीचर्स मर्ज हो गए, और मर्ज होकर ये सब के सब पंचायत डिपार्टमेंट को छोड़कर किस में आ गए, शिक्षा में आ गए। और ये लोग अब सब के सब टीचर कहलाते हैं, जैसे कि 3 कैटेगरी होता है, असिस्टेंट टीचर, टीचर एंड लेक्चरर। बस अब इनका करता धरता बीओ और डीओ हो गया, जो पहले नहीं होता था, पहले पंचायत का सी होता था। पर नियम एक कहता है किसी शासकीय कर्मचारी के मामले में कि लगभग 7-8 साल में उसको पोस्ट को बढ़ोतरी दो, पेंशन मतलब उसको प्रमोशन दो। 7-8 साल में यदि प्रमोशन नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, वो उसी पोस्ट पर काम करेगा। पर 10 वर्ष यदि एक ही पद पर कोई व्यक्ति कार्य कर ले तो उसको उस सैलरी को दो जिस सैलरी पर वो प्रमोशन के बाद उसको मिलता। यदि 7 साल में उसको प्रमोशन मिलता तो जो सैलरी उसको मिलती, वो सैलरी उसके 10 साल तक एक ही पद पर काम करने के बाद उसको मिलना चाहिए। अब इसमें कुछ टीचर्स ऐसे फंसे जिनका क्या बोलते हैं, मान लो 10 साल हो चुका था और देन 2018 में सरकार ने उनको संविलियन किया और शिक्षा मिला लिया। कुछ तो ऐसे भी हैं जो उन्होंने 20 या 22 साल नौकरी करने के बाद एजुकेशन में मर्ज हुए, कुछ 11 साल, कोई 12 साल। तो ये उन्हीं लोग के लिए लागू होगा जो 10 साल से ऊपर थे। 10 साल से ऊपर मर्ज होने के बाद वो गए और बोले कि भाई हमको हमारी बढ़ी हुई सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब मर्ज किया 2018 में शिक्षा ने तो अपने पास उसी सैलरी मर्ज किया जो एक पहले मिलता है। शिक्षा विभाग इन सब लोग की नौकरी को 18 से 1 गिनता है। इनके हिसाब से जितने लोग 18 में आए हैं उन सब की नौकरी को मात्र भी कितने साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं। कोई 20 साल नौकरी किया है, उसको लग रहा है मैं 26 साल नौकरी कर लिया, 20 साल पंचायत के, 6 साल शिक्षा के, और मैं, क्योंकि वो तो काम वही कर रहा है, वो तब भी पहली दूसरी क ख ग पढ़ाता था, वो आज भी पहले क ख। मैं बार बार बोलता हूँ, ये पंचायती राज 500 वाले कोचिंग में भी यही होगा, 5,000 वाले में यही होगा, 25। पंचायती राज को पढ़ाने वाला टीचर इंपॉर्टेंट है आप लोग के मामले में। पर आप समझो कि एज अ टीचर, आप शिक्षा कर्मी थे तो भी पढ़ा रहे होगे, प्राइवेट स्कूल का भी व्यक्ति वही पढ़ा रहा होगा, और तुम शिक्षा विभाग में रेगुलर जब 40, 50, 70 हजार की नौकरी पाओगे तब भी वही पढ़ाओगे। मूल कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं ना, बेसिक बात तो वही है। आप समझ रहे हैं? और बहुत समय लगता है इन सब बात को, जो मैं बात समझाने जा रहा हूं उसको समझने में। पंचायत के पास गए, पंचायत ने कहा मैं क्यों दूं सैलरी तुमको बढ़ी हुई, तुम तो मेरे कर्मचारी ही नहीं रहे, मैं किस फंड से तुमको सैलरी दूं। शिक्षा बोला भाई मेरे पास तो आया तुमको 6 साल हुआ है, ये बात को तब करना जब मेरे पास 10 साल नौकरी कर लो। भाई मेरे पास 10 साल जब नौकरी कर लो और मैं ना दूं सैलरी तो बोलना। इनका लॉजिक ये था कि भाई हमको नियमता 10 साल बाद मर्ज किया गया है तो हमको तो 10वें साल से ही बढ़ी हुई सैलरी मिलनी थी, तो हमारा मर्ज जो है वो बढ़ी हुई सैलरी के साथ होता तो हमको बढ़ी हुई सैलरी देता, पर तो हमारा मर्ज ही कम सैलरी के साथ दिया है तो सैलरी ही हमको कम देता है।
सारे संगठन के नेता नगरी लोग टीम टाम किए, जो भी किए, बट वैसी कोई सफलता मिली नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी साफ कर दिया, जो जैसा है चुपचाप रहो, कुछ मिलने वाला है नहीं। एक महिला ने केस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने महिला के फेवर में, हाई कोर्ट ने महिला के फेवर में डिसीजन दे दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बात तो सही है, सैलरी मिलनी थी। अब क्या आधार पे हाई कोर्ट ने दिया मुझे नहीं पता, मैं भी सेवा शर्ते में क्या लिखा है नहीं जानता, इतना मैं डीपली पढ़ा नहीं हूं, बस आपको करंट का मुद्दा समझा रहा हूं। तो बोला कि जैसे किसी महिला का 18 साल के नौकरी के बाद मान लो क्या हुआ हो, सिविलियन हुआ हो, और मान लो उसने 12 साल की नौकरी पंचायत में की हो और 6 साल की नौकरी शिक्षा में की हो। 18 साल उसको नौकरी करते हुआ है, 12 साल पंचायत में, 6 साल शिक्षा में। नियमतः उसको कितने साल के बाद सैलरी बढ़ी हुई मिलनी थी? 10 साल के बाद। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि 10वें वर्ष से 12वें वर्ष का जो बढ़ा हुआ सैलरी है वो पंचायत डिपार्टमेंट करे, और 12वें वर्ष से लेकर के 18वें वर्ष तक वो शिक्षा विभाग में काम कर रही है। पर अगर उसकी सैलरी पंचायत ने 10वें वर्ष से बढ़ा दी होती तो 12वें वर्ष में बढ़े हुए सैलरी के साथ वो किस में मर्ज होती? शिक्षा में। तो 12वें से 18वें वर्ष तक का जो बढ़ा हुआ सैलरी है, भाई सैलरी तो उसको हर महीने मिल रहा है ना, तो जो बढ़ा हुआ सैलरी का जो अंतर है, बढ़ा हुआ सैलरी का अंतर समझ में आ रहा है, वो शिक्षा विभाग मेंटेन करे। मान लो उसको महीना का 50 मिलना था, मिल 30 रहा था, तो अंतर कितने का था हर महीने का? 20। तो 20 के हिसाब से हर महीने का 6 साल का ये करे और 2 साल का ये करे। जब ये ऑर्डर हाई कोर्ट का आया तो पूरे हाई कोर्ट में केस का और विभाग में आवेदन का भरमार लग गया है, क्योंकि ऐसे पीड़ित लोगों की संख्या कम से कम 50,000 लोग हैं। एक व्यक्ति का एवरेज, मैं एवरेज बना रहा हूं ना, किसी का 20, किसी का 18, किसी का 22 ऐसा बन रहा है। एक व्यक्ति का एवरेज पेंडेंसी अमाउंट बन रहा है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए की पेंडेंसी बन रही है। और कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा तो 18 साल में हुआ, हमारा तो सिविलियन 25 साल में हुआ। तो पहले 10 साल में एक बार बढ़ी हुई सैलरी और फिर दूसरे साल में बढ़ी हुई सैलरी, उनको 2 बार ऐसा ऑप्शन मिल गया होता, उसके बाद फिर आपका मर्ज होता। कौन से समझ रहे हो? सरकार को समझ में आया कि हम तो फंस रहे हैं। सरकार बोली भैया मेरा लीगल सेल हाई कोर्ट में डिफेंड करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इस डिसीजन के खिलाफ वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सरकार के ऊपर अरबों का बजट बैठ रहा है। अच्छा, नियम तो ये सही है ना, अगर इनके सेवा शर्तों में लिखा होगा तो, और नहीं लिखा होगा, जैसे कि अभी आत्मानंद वाले में अपॉइंटमेंट होता है, साफ लिख देते हैं कि भविष्य में कोई पेंशन ढेकना मेकना की बात नहीं की जाएगी। अगर वैसे इनके में लिख दिया गया होगा तो लिखा होगा तो फिर हाई कोर्ट डिसीजन नहीं देगा। हाई कोर्ट डिसीजन दिया मतलब मान के चलते हैं कि लिखा नहीं होगा, नहीं होगा। हाई कोर्ट में अगर लिखा होता उनके अपॉइंटमेंट लेटर में तो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट ये निर्णय नहीं देता, और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। अब अलग बात है, उन दोनों के लिए एक ऑप्शन बचा है जिसका नाम है क्या? सुप्रीम कोर्ट। अब दोनों देखो, प्रभावित पक्ष अब यहां पर हो गई कौन? राज्य सरकार। प्रभावित पक्ष कौन हो गई? राज्य सरकार। और जीता हुआ कौन है? वो कर्मचारी। पर उस एक कर्मचारी के जीतने से, अब मामला एक कर्मचारी का नहीं रहा, चलो एक कर्मचारी के 15-18 लाख का होता, सरकार देती, नक्की पाती, हाई कोर्ट के पचड़े से बचती। पर उस एक डिसीजन ने पूरा वायरल फैला दिया छत्तीसगढ़ में, और हर छत्तीसगढ़ के डीओ कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में उन टीचर्स के आवेदन की भरमार लग गई है। वो अपने विभाग को अलग आवेदन दे रहे हैं, दोनों को, पहले वाले विभाग को और बाद वाले विभाग को, और हाई कोर्ट में वकील धर के केस अलग फाइल कर रहे हैं। तो परिणाम है भाई 15 लाख रुपए किसको चाप रहा है? उनको लग रहा है भाई, समझ में आ रहा है बात? तो अब इस पूरे मामले में पेच अच्छा फंसा हुआ है। तो सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट अब जो निर्णय देगी, जो निर्णय दे, या निर्णय दे सकती है कि भाई सरकार इसको भुगतान करे, या निर्णय दे सकती है कि इसका भुगतान मत करे। हालांकि मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता क्या होगा, बट मुझे पता है कि क्या होगा। नहीं नहीं वे भाई, कोर्ट अगर अपने में आ गई तो कोर्ट को यदि सही लगा तो मामला तो यही है कि करना पड़ेगा। ये मामला बहुत पेचीदा है, अभी मैं पब्लिक कोई कमेंट पास नहीं करूंगा। वस्तु स्थिति क्या है बता दिया, पर होना क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? सीधी ऑफ कर रहा हूं पगले। अब ये बोल रहा है कि पंचायत के पदाधिकारी, अगर कोई पंचायत का व्यक्ति है, अगर अपने पंचायत के पैसे को खा गया तो उस राशि की वसूली कैसी होगी? तो क्या करते हैं, पंचायत के द्वारा जो खाया गया पैसा है ना, उसको उसका लगान के रूप में ठोक देते हैं।
ऐसा क्यों? कि भाई छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या तो निचोएगा क्या। इसका मतलब रीना होती फिर पूछती सर ये क्या बोल दिएगा ये। मतलब कहने का मतलब है कि जब उस व्यक्ति के पास कुछ होबे नहीं करेगा तो देगा क्या? देगा क्या मतलब तुम किसी व्यक्ति से रिकवरी तो तब करोगे जब उसके नाम पे कोई संपत्ति हो, कोई एफडी हो, आरडी हो, जमीन हो, जायदाद हो। तो कहती है सरकार की जो भी उसके द्वारा की जाएगी उसको अगर जमीन है तो जमीन में बकाया के तौर पर दर्ज कर दी जाएगी। तो जिस दिन भी जमीन की खरीदी बिक्री होगी सरकार को पैसा मिल जाएगा, लगान के तौर पे चलता रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो भी पंचायत की वसूली होगी, है ना, राशि, उस राशि को किस रूप में वसूली की जाएगी? यदि नहीं सौंपता धनराशि वसूली कैसे की जाएगी? कलेक्टर के द्वारा भू राजस्व को। इसी बात को याद रखना कि कलेक्टर के द्वारा क्या की जाएगी? वसूली की जाएगी। और किस रूप में की जाएगी? भू राजस्व के रूप में। तो लैंड में तुम उसको ठोक दिए लगान के तौर पर, जब तक जमीन है तब तक लगान पेंडेंसी दिखाएगा। जिस दिन जमीन की खरीदी बिक्री होगी किसी भी समय, तो जब भी बिक्री होगी तो भाई उतना लगान तुम क्या कर लोगे? वसूल लोगे। क्लियर हो रहा है ना? पक्का? भूमि तो कभी जाएगी नहीं, ये बात है। भूमि रहबे नहीं करेगी तो भूल जाओ। मरे हुए व्यक्ति के साथ फिर बात वसूली नहीं की जा सकती। जितना मामला तब खत्म हो जाता है जब व्यक्ति क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टर तो लिखा है। अरे यार, पूरा ना जिले के भूमि का मालिक है कलेक्टर। जिले की भूमि का मालिक है कौन? कलेक्टर। ठीक है, आगे देखो। पंचायत के पदाधिकारी के द्वारा पंचायत के वस्तु, अभिलेख या धन को गैर कानूनी तरीके से रखने पर कितने दिन का सजा होगा? 80 दिनों के जेल की सजा। तो ग्राम पंचायत में सजा कौन देगा? एसडीएम। जनपद जिला पंचायत कौन देगा? कलेक्टर। क्लियर? अब देखो, एक दिन मैं प्रत्यावर्तन को प्रत्यायोजन लिख दिया था, याद आ रहा है? प्रत्यावर्तन का मतलब होता है राइट टू रिकॉल, और प्रत्यायोजन का मतलब होता है अपने पावर्स को किसी को सौंपना। जैसे मैं नहीं आ रहा था तो मान लो मैं अपने क्लासेस के लिए शुभम को बोल दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा हूं तो करंट अफेयर्स पढ़ा देना। तो ये प्रत्यायोजन है। ये क्या है आपका? प्रत्यायोजन। प्रशासन में इसका बहुत यूज होता है। तो कह रहा है कि राज्य सरकार किसी भी पावर्स को, किन्हीं शक्तियों को किसी पंचायत को प्रत्योजित कर सकती है। तो मैंने अपने पावर अपने एब्सेंटी के दौरान किसको दे दिया था? शुभम को। वैसे ही क्लियर हो गया। तो प्रत्योजन का मतलब है किसी अधिकारी के द्वारा, उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को अपने कार्यों को सौंपा जाना। ये क्या कहलाता है आपका? प्रत्यायोजन। याद रखना, कभी भी आ सकता है। फिर पूछेगा क्या प्रत्यायोजन वित्तीय मामलों का होता है? तो नहीं होता। मेरी जगह पे क्लास ले सकता था, मेरी जगह पैसा वसूल सकता था क्या तुमसे? नहीं। तो प्रत्योजन उतना ही दिया जाता है जिसकी आवश्यकता हो। वित्तीय मामलों का प्रत्योजन नहीं होता। ठीक है। कोचिंग में इस दौरान कुछ हो जाता, 3 दिन में नहीं था, तो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती कि शुभम की होती? मेरी होती। तो अंतिम उत्तरदायित्व, लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रत्योजन नहीं होता। क्लियर हो गया? तो प्रत्योजन मतलब समझे? अपनी शक्ति किसी को सौंपना, ये प्रत्योजन कहलाता है। पक्का? तो ये प्रत्योजन की क्रिया कौन करेगा? राज्य सरकार। कैसे करेगा? अधिसूचना जारी कर, मामला खत्म। इसके बाद अब सीधा आपका अध्याय 11, इसमें कोई बहुत ज्यादा है नहीं, जिसका नाम है क्या? पंचायतों के नियम और उपविधियां। कल अपन इसको पढ़ेंगे। किसको? पेनाल्टीज को। बहुत आसान है। तो नियम उपविधि कौन बनाएगा भाई? तुमको पता है कि पंचायत को संचालित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य के विधान मंडल को है। किसके पास है? राज्य के विधान मंडल के पास। तो देखिए लिखा है विधानसभा पटल से ही पारित किए जाएंगे। तो जितना भी नियम पंचायत के संबंध में बनाना हो, जितना भी सब लॉ बनाना हो, तो कोई भी रूल या सब लॉ हमेशा कौन बनाएगा? विधान मंडल। आगे देखिएगा, राज्य शासन द्वारा नियम विधियों का भंग करने पर, अगर राज्य सरकार ने कोई नियम बनाया है, कोई सब लॉ बनाया है, तो उसको यदि कोई व्यक्ति तोड़ता है तो कितना रुपए का दंड होगा? 250 रुपए जुर्माना। क्लियर हो गया? पर दोबारा भी फिर से तोड़ेगा, एक बार तोड़ा 250, दोबारा फिर तोड़ा तो कितना हो जाएगा? 500 रुपए तक जुर्माना लेगा। एक बार में ना, नहीं समझे? एक बार का जुर्माना कितना है? दोबारा फिर किया तो ऐसा तो नहीं लग रहा है 250 250 करके 500, ऐसा नहीं लग रहा है? कुल फाइन हो गया उसका 750। पहली बार का 250, दूसरी बार फिर उस काम को किया तो अब जुर्माना 250 नहीं होगा, अब कितना होगा? 500। फिर तिबारा किया तो 5500। अब फिक्स रहेगा। क्लियर हो गया? पर गलती से जानबूझकर अनजाने में हो गई तो कितना होगा? 250। विशेष मामले में नियम कौन बनाएगा? ये विशेष मामले में मतलब मेन नियम तो बनाता है विधानमंडल, पर विशेष मामले में ग्राम पंचायत के लिए एसडीएम, जनपद जिला के लिए कलेक्टर।
जो उसके जिला तक ही प्रभावी होगा, जो उसके गांव तक ही प्रभावी होगा, पर राज्य सरकार बनाएगा तो पूरे राज्य में लागू होगा। ये खत्म हो गया। अब क्या आ गया आपका अध्याय 12, जिसका नाम है क्या, पेनाल्टी। बहुत आसान है, अगर बोलो तो 5 मिनट में समझाते चलो।